एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत के खतरनाक अज़ाइम को बेनकाब कर दिया और सुन लो मोदी, हम आगे भी तुम्हें बेनकाब करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तो 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के दौरान भारत के इस ड्रामे का पर्दा चाक कर दिया था। इसी हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या कहना है कि मोदी सरकार ने इलेक्शन जीतने के लिए अपने ही 40 फौजियों की जान ली। इन 40 फौजियों की हलाकत पर गमज़दा नहीं होते, बल्कि उनके मंजूर नज़र एंकर खुशी का इजहार करते हुए कहते हैं कि ये मोदी की जीत के लिए ज़बरदस्त चाल साबित हुई है। नाज़रीन, बीजेपी ने इलेक्शन जीतने के लिए अपने अवाम और दुनिया की आंखों में धूल झोंकी और दहशतगर्दी का ढोंग रचाकर बालाकोट पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। इस पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में दावत दी हमने। मेहमान को किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तर्जुमान दफ्तर खारिजा जाहिद हफीज़ साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। जाहिद साहब, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप लीक चैट है, उसने भारत का भांडा फोड़ दिया है। बीजेपी ने इलेक्शन जीतने के लिए दहशतगर्दी का ढोंग रचाकर ये जो बालाकोट पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, क्या हम ये सबूत लेकर आलमी अदालत में जा सकते हैं और क्या हम ये लेकर जा रहे हैं? जी फिज़ा, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। आपने जिस तरह हमेशा की तरह बड़े ही दलील के साथ आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये बताया कि जो ये सारा भारत का प्रोपेगेंडा और जिस तरह ये व्हाट्सएप चैट लीक जो हुई अर्नब गोस्वामी की, तो उसमें सबसे पहले तो ये देखें कि जी उन्होंने फर्दर एक्सपोज किया है भारत का जो प्रोपेगेंडा है और फर्दर विंडिकेट किया पाकिस्तान की पोजीशन। पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करती है इंडिया में, उसके बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा करती है। उस झूठे और मनफी प्रोपेगेंडा की बेस पे एक जो हाइपर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट है उसे स्टोक करती है। उसकी बेसिस पे फिर वो इलेक्टोरल गेन्स करती है और इलेक्शन जीतने के लिए ये सारा ढोंग रचाती है। ये उनका कोई पहली दफ़ा नहीं है जी, ये उनका एक कंसिस्टेंट पैटर्न है। पाकिस्तान ने इस पैटर्न को पूरी दुनिया के सामने रखा और भारत ने जो एक बहुत अरसे तक अपने आप को एक विक्टिम ऑफ टेररिज्म के तौर पे जो पेश किया था, आज भारत का जो असल चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने अयां हो गया है। और वो असल चेहरा क्या है? वो असल चेहरा जो है वो एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का है। वो असल चेहरा जो है वो एक ऐसी रियासत का है जो कि दूसरे एक मुल्क के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा करती है और ग्लोबल लेवल पे करती है। जाली एनजीओज़ क्रिएट करती है, जाली थिंक टैंक्स क्रिएट करती है, जाली डोमेन साइट्स क्रिएट करती है और उसकी बेसिस पे एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तौर पे ख़ित्ते के अमन और सलामती को ख़तरे में डाल देती है। तो आज हम ये पूरी दुनिया को जो बात कह रहे थे, आज इंडिया के अपने मीडिया में उनकी अपनी लीक्स में और आज भारत के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि किस तरह पॉलिटिकल गेंस के लिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो खित्ते के अमन और सलामती को ख़तरे में डाल रही है। ठीक है जी। अच्छा जाहिद साहब, ये जो भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज़ और ये जाली खबरों की मुहिम भी चलाई गई है, पहले रेटिंग का धोखा, फिर ये जो डिस इन्फो लैब के इंकशाफात और अब ये व्हाट्सएप चैट लीक, क्या ये सबूत भारत को दुनिया के सामने एक्सपोज करने के लिए या बेनकाब करने के लिए कम है? क्या जो कश्मीर मामला है उसमें भी पाकिस्तान के हक में ये इस्तेमाल नहीं हो सकते? जी ये बिल्कुल हो सकते हैं और बिल्कुल इस्तेमाल हो रहे हैं। देखें, हमने एक जब ये डोजियर प्रेजेंट किया उसमें हमने बिल्कुल इररिफ्यूटेबल एविडेंस पूरी दुनिया के सामने रखा कि भारत किस तरह पाकिस्तान के अंदर रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है। हमने यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को मुतला किया, हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्हें मुतला किया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को हमने मुतला किया और इसी तरह हमने पूरी दुनिया के सामने ये बिल्कुल दलील के साथ इररिफ्यूटेबल एविडेंस प्रोवाइड किया कि किस तरह भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है। अब उसके बाद आपने देखा EU डिस इन्फो लैब, जो कि जाहिर है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये बताया कि किस तरह भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रियासती प्रोपेगेंडा में, मनफी प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व है। अब ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने हैं। अब ये रिसेंट जो व्हाट्सएप चैट लीक हुआ, अब ये सारी दुनिया जो है उसके सामने वाज़े तौर पे ये सारे सबूत मौजूद हैं।
हमने पहले भी ये बात की, यू डिसइंफो लैब की जब रिपोर्ट आई उस पर हमने जितनी यूएन की मशीनरी है, ह्यूमन राइट्स मशीनरी, हमने उन्हें इन्फॉर्म किया। उसके अलावा हमने इंटरनेशनल मीडिया को इन्फॉर्म किया। हमने बाकी जो ममालिक हैं दुनिया के उन्हें इस बारे में बताया। तो हम ये समझते हैं कि ये सारे जो ठोस शवाहिद हैं, जो सारे ये एविडेंस है, उसके बाद अब भारत का जो झूठ है वो पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल आया हो गया जी। ठीक। अच्छा, ये पुलवामा हमले का जो ड्रामा था आपको याद है, उसके बाद फिर बालाकोट वाला वाकया, अब इसकी बुनियाद पर इलेक्शन में फतह यानी जीत, ये सब अकेले मोदी ने तो नहीं किया होगा, ये अंडरस्टूड सी बात है। भारतीय सेना जो है, भारतीय फौज, वो भी उसके साथ है। ये नया स्कैंडल अब जिम्मेदारों को कटहरे में ला सकता है, आप क्या समझते हैं? क्या वही वक्त है, वो कहते हैं ना कि जब कुदरत इंसाफ करने पर आती है जाहिद साहब, तो फिर कोई कितनी भी होशियारी कर ले, कितनी भी चालाकी कर ले, खुद को बचा नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं कि कुदरत अब इंसाफ करने पर आ गई। अब नरेंद्र मोदी जितने भी जुल्म किए जा रहे हैं भारत की जानिब से, चाहे वो कश्मीर पे किए जा रहे हैं, वहाँ पे सिख बिरादरी को आप देख लें वो एहतजाज करें, मुसलमानों को देख लें उनकी मसाजिद मस्मार की जा रही हैं, वहाँ पे कुर्बानी करने की उनको इजाज़त नहीं, गाय की, वहाँ पे किस तरह का सलूक किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ। हम कह सकते हैं कि जुल्म का सिलसिला जो मजीद नहीं चलेगा, अब कुदरत इंसाफ करने पर आ गई है। जी फिजा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। आप ये देखें कि जिस तरह इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो हालात हैं, जिस तरह वहाँ पे इलीगल और इनह्यूमन मिलिट्री सीज है, जिस तरह वहाँ पे कम्युनिकेशन के ऊपर ब्लॉकेड है, जिस तरह वहाँ पे मीडिया ब्लैकआउट है, और जिस तरह एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही हैं मुसलसल वहाँ पे, और जिस तरह की इम्प्यूनिटी वहाँ की जो ऑक्यूपेशन फोर्सेस हैं वो इंजॉय कर रही हैं, तो उसके बाद हम ये समझते हैं कि ये भारत का जो जुल्म है वो अब और ज़्यादा जो है वो नहीं चल सकता। फिर आपने ये देखा, जिस तरह आपने अभी बात की कि जी भारत का झूठ जो है वो पूरी दुनिया के सामने अब आया हो गया है। भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ की हालत पूरी दुनिया के सामने है। जिस तरह अभी आपने खुद भी कहा कि वहाँ पे मॉब लिंचिंग जिस तरह होती है, जिस तरह के उनके डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं, जिस तरह की उनकी पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह वहाँ पे अक़लियतों की जो मजहबी जगह हैं उन्हें मस्मार किया जा रहा है, जिस तरह बाबरी मॉस्क का आप सबके सामने। लेकिन जो सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है फिजा, वो ये है कि ये जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व आइडियोलॉजी, ये परमिएट कर चुकी है भारत के सारे इंस्टीट्यूशन पे और पिलर्स ऑफ स्टेट में। और मैं ये समझता हूँ कि इंक्लूडिंग मीडिया जो हम ये समझते हैं कि रियासत का एक इंतहाई अहम पिलर होता है, उसमें भी हमने ये देखा कि जी किस तरह बुरी तरह से ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व आइडियोलॉजी परमिएट कर चुकी है। हम ये समझते हैं कि ये खत्ते के अमन के लिए इंतहाई नुकसानदेह और पूरी दुनिया को इसका नोटिस लेना पड़ेगा। फिर हम ये भी समझते हैं कि खत्ते में देरपा अमन के लिए भारत को मसला कश्मीर के हल की तरफ जाना पड़ेगा, और वो हल वही होगा जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के मुताबिक होगा, जो कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होगा। इसी तरह भारत को जो स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म है उसे तर्क करना पड़ेगा। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मुसलसल एक मनफी प्रोपेगेंडा के अंदर इन्वॉल्व हैं उन्हें उसे तर्क करना पड़ेगा, और भारत को एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और ये जो उनकी इररिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज़ हैं, उनके इररिस्पॉन्सिबल एक्शन हैं, ये खित्ते के अमन के लिए एक ख़तरा है, और पूरी दुनिया इसका नोटिस ले रही है। और भारत के ऊपर जो है वो ये अब वाज़े हो जाना चाहिए कि ये पॉलिसी ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं लेकर आगे चल सकेगा। ठीक है। अच्छा जाहिद साहब, ये जो कुलभूषण केस पाकिस्तान में ऑलरेडी चल ही रहा है, भारत आपने देखा कि इसे सीरियस नहीं ले रहा, बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा। इस गैर संजीदगी की आपको वजह क्या महसूस होती है, क्या लगता है? और पाकिस्तान ने इस हवाले से क्या इक़दाम किए हैं? क्या आपका कोई राब्ता हुआ है भारतीय हुकाम से इस बारे में? जी फिजा, इसमें मुसलसल हमने ये कहा कि देखें जो ICJ की जजमेंट है, पाकिस्तान ये समझता है कि हम उस जजमेंट को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अब उसके लिए ज़रूरी है कि भारत पाकिस्तानी कोर्ट्स के साथ कोऑपरेट करे, क्योंकि जो उसके अंदर एज़ पर द जजमेंट ऑफ ICJ रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन होनी है वो सिर्फ पाकिस्तानी कोर्ट से हो सकती है। तो उसके लिए भारत का पाकिस्तानी कोर्ट्स के साथ कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है।
भारत की तरफ से जो नहायत गैर माकूल किस्म की जो डिमांड्स हैं उसमें से एक ही है जी, वो चाहते हैं कि किसी भारतीय वकील को या किसी और मुल्क के वकील को डिफेंड करने के लिए यहाँ पे पाकिस्तानी अदालतों में पेश होने की इजाज़त दी जाए। हम भारत को ये बताते हैं कि पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि यहाँ पे सिर्फ वो वकील प्रैक्टिस कर सकते हैं हु हैव अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस लॉ इन दिस कंट्री। अब उसमें जाहिर है कि पाकिस्तानी कानून जो है वो उसके मुताबिक ही ये लीगल प्रोसेस आगे चलेगा, और ये लीगल प्रोसेस सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बाकी दुनिया में भी इसी तरह चलता है कि उन वकला को अदालत में पेश होने की इजाज़त मिलती है जिनके पास वैलिड लाइसेंस हो टू प्रैक्टिस लॉ इन दैट जुरिस्डिक्शन। तो उसके लिए भारत को पाकिस्तानी कोर्ट्स के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा और रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन उन्हें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कोर्ट से ही मिल सकेगी। अच्छा जाहिद साहब, ये जो बड़ी बड़ी तंजीमें जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करती हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं, बल्कि दिन मनाए जाते हैं, पूरा दिन वो सेलिब्रेट किए जा रहे होते हैं। अब ये जो जुल्म हो रहा है, दुनिया देख रही है जुल्म के, भारत के अपने अंदर भी कितना जुल्म किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ पे। वहाँ कोई भी खुद को महफूज नहीं तस्वुर करता, खा वो सिख हैं, खा क्रिश्चन हैं, खा मुसलमान है, सब सफ़र कर रहे हैं। इवन वहाँ पर जो ज़ात पात का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर जो निचली जाते हैं बकौल उन लोगों के, वो भी सफ़र करती हैं। सिर्फ जो ऊँची जात के हिंदू होते हैं वही वहाँ पर महफूज तस्वुर करते हैं खुद को। ये वहाँ की जमहूरियत है, ये वहाँ की सो कॉल्ड सेकुलरिज्म है। इसके साथ साथ ये जो ह्यूमन राइट्स के डेज मनाए जाते हैं, दिन मनाए जाते हैं, ये जो तंजीमें काम करती हैं, मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। आपको भी शायद आपकी मेरे वाली कैफियत होगी कि दिन फिर मनाने छोड़ दिए जाएं, क्योंकि इंसानों पे जो जुल्म किया जा रहा है, कश्मीर में आप देख लें कि कितनी नाइंसाफ़ी की जा रही, कितना जुल्म किया जा रहा है, कितने गैर आईनी तरीके से उन्होंने जो इक़दाम उठाया था। तो ये जो दिन मनाए जाते हैं, ये सिर्फ दिखावे के लिए मनाए जाते हैं, ये सिर्फ झूठ है, ये धोखा है, और क्या है? इसे सबसे पहले तो लेट मी अप्रिशिएट कि मैंने हमेशा आपको देखा, आप इंतहाई पैशन के साथ बात करती हैं, इंतहाई दलील के साथ बात करती हैं। बिल्कुल जो आपके जज्बात हैं वही जज्बात मेरे भी हैं, वही जज्बात हमारे बाकी और पाकिस्तानी अवाम के हैं, और वही जज्बात मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया की अवाम के हैं। भारत के अंदर जो आज नाइंसाफ़ी हो रही है, भारत के अंदर आज जो जुल्म हो रहा है, उसके ऊपर पूरी दुनिया आज भारत को कंडेम भी कर रही है और इंटरनेशनल कम्युनिटी उसे सेंश्योर भी कर रही है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, भारत इस वक्त अक़लियतों के लिए एक इंतहाई गैर महफूज मुल्क के तौर पर जाना जाता है। वहाँ पे आज कोई कम्युनिटी महफूज नहीं है, माइनॉरिटी कम्युनिटी। वहाँ पे आपने देखा कि जिस तरह बीफ के कंज्यूम करने के ऊपर लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। आपने देखा जिस तरह 2002 का गुजरात मैसेकर हुआ, आपने देखा जिस तरह लास्ट ईयर 2020 में दिल्ली पोग्राम हुआ, और किस तरह वहाँ पे स्टेट जो है ना सिर्फ उन अटैक्स को रोकने के लिए अपना किरदार अदा नहीं कर रही थी, बल्कि वो उनके साथ खड़ी हुई नज़र आ रही थी। बहुत सारे इस तरह के शवाहिद इस वक्त मौजूद हैं जिसमें स्टेट जो है वो कम्प्लिसिट थी। उसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान में अगर कोई इस तरह का वाक़या होता है तो आपको स्टेट जो है वो अटैकर्स के या उस तरह के जो इंसिडेंट में इन्वॉल्व होते हैं उनके खिलाफ खड़ी हुई भी नज़र आती है। तो वो पाकिस्तान में जिस तरह अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया जाता है, जिस तरह उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, और जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यहाँ पे हर एक के इक्वल राइट्स हैं, भारत आज बिल्कुल उसकी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और एक इंतहाई ख़तरनाक मुल्क के तौर पर पूरी दुनिया में जाना जा रहा है फॉर द माइनॉरिटीज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।